हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी विद जीएम में। आज हम आपको ABVMU प्लस एम्स जैसी नर्सिंग के फिजिक्स की क्लास पढ़ाएंगे। पिछली 2 क्लासों में हमने पहले बायोलॉजी की क्लास और फिर केमिस्ट्री की क्लास पढ़ी है। आज हम आपको फिजिक्स की क्लास में कुछ क्वेश्चंस को बताएंगे, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। और आप लोगों को बता दें कि ये जो क्वेश्चंस हमारे लगभग 20 क्वेश्चन रहते हैं हर एक वीडियोज़ में, तो ये 20 क्वेश्चन नहीं हैं। आप एक बार जान लीजिए, जो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये देखिए जो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शनों में भी 1-2 क्वेश्चन छुपा रहता है। हम आपको विस्तार से बताते हैं, इसलिए इन ऑप्शन में ये समझिए कि मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। इन अगर एक ऑप्शन में, एक क्वेश्चन में मैं 2 या क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो 40 या 50 क्वेश्चन है, क्योंकि छुपा रहता है। डायरेक्टली तो 20 क्वेश्चन है, पर इनडायरेक्टली आपका 30 या से 40 क्वेश्चन हो जाता है। 40 से 50 क्वेश्चन मान के चलिए हो जाता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन ये आपको है, द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज, यानी कि विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम है। अब देखिए पहला ऑप्शन है एम्पियर का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम, कूलाम का नियम। तो अब पहले ऑप्शन को ले लीजिए, एम्पियर का नियम। तो अब एम्पियर का नियम कहाँ होता है कि एम्पियर का नियम केवल स्थैतिक चुंबकीय स्थिति में लागू होता है, जब बंद परिपथ में सतत अपरिवर्तनीय धारा बह रही हो, किंतु वह जहां समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है वहां यह नियम लागू नहीं होता है। जहां समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है वहां यह नियम लागू नहीं होता है, परंतु जहां सतत अपरिवर्तनीय धारा बह रही हो वहां लागू होता है। अब दूसरा हमारा ऑप्शन है ओम का नियम। अब ओम का नियम देख लीजिए, ये आपको हम एम्पियर का नियम अभी बताए हैं। अब ओम का नियम देखिए, ओम का नियम क्या कहता है, स्थिर तापमान पर 2 बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा 2 बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती होती है। यानी स्थिर तापमान मतलब तापमान जो है स्थिर है, तापमान जो है स्थिर है, पर 2 बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से, 2 बिंदु हैं, एक ये बिंदु एक ये बिंदु, 2 बिंदुओं में एक चालक के माध्यम से, एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा, यानी कि आई प्रवाहित होने वाली धारा द्वारा 2 बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती, मतलब इन दोनों पे जो वोल्टेज होगा इसके जो है समानुपाती होगा। ये कहता है ओम का नियम। अब सी देखिए, फैराडे का नियम क्या कहता है। अब फैराडे का नियम कहता है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड्स पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। यानी कि विद्युत अपघटन पर इलेक्ट्रोड्स, यानी कि इलेक्ट्रोड्स को विद्युत तारगो भी कहते हैं। विद्युत तारगो, वैसे इलेक्ट्रोड्स ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन इसको हिंदी में विद्युत तारगो भी कहते हैं। पर जमा हुए पदार्थों की मात्रा धारा की मात्रा के समानुपाती होती है, मतलब इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा जमी होती है वो धारा, यानी कि धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। और चौथा है कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम इसका आपका आंसर है। कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है कि कूलाम नियम कहता है कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल के बारे में एक नियम है। कूलाम का नियम विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत के बारे में एक नियम है, जो क्या कहता है, विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम है, तो ये आपका जो होगा वो कूलाम का नियम होगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा आपका सिर्फ एक, विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल हैं, हमने आपको बताए 4। अब देखिए इसमें 4 होगा, किसी में आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, किसी में 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो डायरेक्टली तो हम आपको 20 क्वेश्चन बता ही रहे हैं, पर इनडायरेक्टली लगभग 50 क्वेश्चन आपका हो जाता है। अगर आप लिखने बैठेंगे तो आप एम्पियर का नियम भी जान गए, ओम का नियम भी जान गए, फैराडे का नियम भी जान गए, और कूलम का नियम तो आपका क्वेश्चन में ही पूछा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स इज हाफ द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, यानी कि जब आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर जाती है, मतलब जो दो कण हैं, आवेशित कणों के बीच की दूरी, यानी कि इसकी दूरी जो है अगर 1/2 कर दिया जाए, आधी कर दी जाती है, तो कणों के मध्य बल होगा, यानी कि F। तब F क्या होगा, तो आपको बता दें दोस्तों, जब आप इसकी जो है दूरी आधी कर देंगे, जब आवेशित कणों के, यानी कि 2 आवेशित कणों के बीच की जब आप दूरी आधी कर देंगे, तो इसकी जो बल होगा वो उसका 4 गुना हो जाएगा। जब दूरी आप आधी करेंगे तो बल जो है 4 गुना हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज विल बी, यानी कि 1 कूलाम आवेशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ये लोग आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। इसका आंसर होगा बी,
6.25 गुणे 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6.25 गुणे 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉनों की ये संख्या है। एक कूलाम आवेशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये है 6.25 गुणे 10 के घात 18। ये बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा का परावैद्युत है। धारा का परावैद्युत है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो अनंत होगा। धारा का जो परावैद्युत है वो अनंत है। क्यों है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यदि हम किसी धातु को वैद्युत क्षेत्र में रख दें, किसी धातु यानी कि किसी धातु को अगर हम वैद्युत क्षेत्र में रख दें, किसी धातु को वैद्युत क्षेत्र में रख दें, जैसे कोई धातु है उसको हम वैद्युत क्षेत्र में रख दें, तो धातु के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य ही रहता है। मतलब इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य ही रहता है, अतः धातु का परावैद्युत अनंत हो जाता है। इसलिए जो है धातु का परावैद्युत अनंत होता है। यदि किसी हम धातु को वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो धातु के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य ही रहता है, यानी कि शून्य रहता है। इसलिए जो है उसका धातु का परावैद्युत अनंत होता है, इनफाइनाइट। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन इज, यानी कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, 1 माइक्रोन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो आपको पता है 1 माइक्रोन जो है 1 मिलीमीटर का 10 लाखवां भाग होता है। 1 मिलीमीटर का 10 लाखवां भाग, 10 लाखवां भाग, 10 लाखवां भाग 1 मिलीमीटर का। 1 मिलीमीटर यहाँ पर लिखा है mm, यानी कि मिलीमीटर, इसका अर्थ होता है मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का 10 लाखवां भाग जो है 1 माइक्रोन कहलाता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस, यानी कि एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया गया है तो उसकी त्रिज्या होगी। यानी कि एक साबुन को जो है ऋण आवेश दिया गया है। एक साबुन के बुलबुला होता है, फिजिक्स में आप लोग पढ़े ही होंगे। साबुन के बुलबुले को जब ऋण आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या कम हो जाती है, त्रिज्या बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेशित करने पर, साबुन के बुलबुले को जब आप ऋणात्मक यानी कि आवेशित -4 जब उस पर करेंगे, उसके ऊपर आवेश के कारण बाहर की ओर दबाव लगता है। मतलब बाहर की जो है उस पर दबाव लगता है, जिसके कारण उसका आयतन बढ़ जाता है। यानी कि उसका जो आयतन होता है V जो है वो बढ़ जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, अर्थात बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है। समझे? दोबारा समझा देते हैं। साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेशित करने पर, कोई साबुन का बुलबुला है उसको आप ऋणात्मक आवेशित कर देते हैं, करने पर बाहर की ओर दबाव लगता है, तो उस पर जो बाहर की ओर होता है उस पर जो है दबाव लगता है, जिसके कारण उसका आयतन बढ़ जाता है। क्योंकि बाहर की ओर दबाव लगता है इसलिए उसका आयतन जो है उसका जो है बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। इसीलिए बुलबुले की जो त्रिज्या होती है बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि अगर आयतन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आयतन का सूत्र से उसको त्रिज्या के सूत्र से, त्रिज्या से आयतन का सूत्र निकलता है। तो अगर आयतन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपका त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, यानी कि बढ़ जाती है, त्रिज्या जो है उसकी बढ़ जाती है। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है। तो किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है, मतलब कोई अगर आपका कोई वस्तु है उस पर न्यूनतम आवेश, मतलब कम से कम उसका आवेश क्या होगा। तो आपको पता है अगर कोई न्यूनतम आवेश है तो कम से कम, यानी कि मिनिमम जो होगा उसका मिनिमम कम से कम जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 गुणे 10 का घात -19 ही होगा। इसका जो है कूलाम में होता है। इसका आप जानते रहे कि आवेश जो है इसका मात्रक कूलाम होता है, कूलाम में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 2 चार्ज ईच ऑफ 1 कूलाम आर एट अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर अपार्ट, द फोर्स बिटवीन देम इज, यानी कि दो प्रत्येक 1 कूलाम आवेशों को 1 किलोमीटर की दूरी पर रखने से उनके मध्य लगने वाला बल होगा। यानी कि फिर से समझा देते हैं दोस्तों, दो प्रत्येक यानी कि जो दो आवेश हैं वो प्रत्येक 1 कूलाम के दो आवेश हैं को 1 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि एक ये है एक ये है, इसको रख लेते हैं Q1, इसको रख लेते हैं Q2, और इनके बीच की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर रखने से उनके मध्य लगने वाला बल होगा, उनके मध्य जो बल लगेगा यानी कि F,
वो होगा इन दोनों को Q1 और Q2 के मध्य जो बल लगेगा वो होगा, यानी कि 9 के घात 10 के घात 9 गुणे 10 के घात 3, 9 गुणे 10 का घात -3, 1.1 इंटू 10 का घात -4 एंड 10 का घात -4। तो ये ऑप्शन है आपका। तो आपको बता दें दोस्तों, आर जो है इसका 1 किलोमीटर है, ओके, यानी कि डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर है। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर इसका जो है डिस्टेंस हो जाएगा। और यफ का जो सूत्र होता है, यफ का क्या होता है, यफ बराबर, फिर से लिख देते हैं आपको, इसका जो है सूत्र होगा, इस सूत्र से लगेगा, यफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब आर का मान हमने बता दिया था, आर का मान जो है 1 किलोमीटर था, तो उसको मीटर में बदल लेंगे तो आर का मान 1000 होगा। यहाँ का आर का मान 1000 रख देंगे और फिर यहाँ पर इसका जो है मान आप लोग जानते होंगे, 9 गुणे 10 का घात 9, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो है मान होता है 9 गुणे 10 का घात 9, ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन का नॉट का। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 9 गुणे 10 के घात 3 न्यूटन। 9 गुणे 10 के घात 3 न्यूटन जो है इसका मान आएगा। इसका जो है जब आप उस सूत्र से सॉल्व करेंगे, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा उनके बीच जो लगने वाला मध्य बल होगा, यानी कि एफ का मान जो है ये आएगा। ओके, तो ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, यानी कि एक समान आवेशित गोलाकार कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। फिर से पढ़ देते हैं, एक समान आवेशित गोलाकार कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो आपको बता दें जो इसका सही उत्तर होगा, एक समान गोलाकार कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो शून्य होगा। क्यों होगा वो भी बता देते हैं, किसी आवेशित गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य ही होता है। फिर से बता दें, किसी आवेशित, कोई गोलीय चालक है, आवेशित है वो, उसके भीतर जो है विद्युत क्षेत्र सदैव जो है शून्य ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इधर जो है आपका 10 क्वेश्चन आपका आसान है, पहला आपका क्लास है इसलिए इधर जो है क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर, न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट मीटर, जूल प्रति कूलम। तो आपको बता दें जिसका सही उत्तर होगा वोल्ट इंटू मीटर, यानी कि वोल्ट इंटू मीटर, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक कौन सी पद्धति में है, सीजीएस पद्धति में है, एफपीएस पद्धति में है, एसआई पद्धति में है, एमकेएस पद्धति में है, मतलब सीजीएस, एफपीएस, एसआई, एमकेएस कौन सी पद्धति में जो है। तो आप लोग सुने होंगे कि एम्पियर धारा जो है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो कहते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। कभी कभी आपने देखा होगा पूछता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तब लोग कहते हैं कि भैया एम्पियर है, एसआई मात्रक उसका एम्पियर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो एसआई पद्धति में होगा, एसआई पद्धति, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है, दूरी का है, ज्योति तीव्रता का है, द्रव्यमान का है, समय का है। यानी कि प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो किसका है, दूरी का है, ज्योति तीव्रता का है, द्रव्यमान का है, समय का है। तो आप लोगों को बता दें प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा, जैसे कोई प्रकाश अपनी चल रहा है तो एक वर्ष में तय की गई, एक वर्ष में उसने कितनी दूरी यानी कितनी डिस्टेंस जो है एक ईयर में उसने कितनी डिस्टेंस तय की, उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसे पूछता है प्रकाश वर्ष का जो है मात्रक क्या है, ये पूछा है इसमें। तो आपको बता दें जो प्रकाश वर्ष का मात्रक है, यानी कि प्रकाश वर्ष का मात्रक है वो दूरी का है, क्योंकि ये देखिए क्या तय करता है, दूरी ही तो तय करता है, एक वर्ष में वो दूरी तय करता है, इसलिए जो है इसका मात्रक जो है दूरी का मात्रक है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन किस भौतिक राशि का मात्रक है, करंट का, ताप का, ऊष्मा का, इनमें से कोई नहीं। करंट, केल्विन किस भौतिक राशि का, पहला ऑप्शन है धारा का, करंट यानी कि करंट, टेम्परेचर, हीट, नन ऑफ दिस। तो आपको बता दें जिसका सही उत्तर होगा केल्विन, यानी कि केल्विन मतलब क्या, ऊर्जा, मतलब टेम्परेचर यानी कि ताप का, जो केल्विन होता है वो ताप का मात्रक होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
केल्विन जो है ताप का मात्रक होता है। और आप लोगों को बता दें दोस्तों, हमारी जो वीडियो है वो रेगुलर आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर आपको रेगुलरली बीएससी नर्सिंग की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको रेगुलर मिलती रहेगी। हमने आपको परसों बायोलॉजी पढ़ाया था, कल आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाया गया था और आज आप लोगों को फिजिक्स के क्वेश्चन बताए गए हैं। और ये मत सोचिए कि ये सब 20 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन छुपे रहते हैं। हम अपने आप किसी में आपका देखते हैं 3 क्वेश्चन मिल जाता है, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का उत्तर मिलता है, किसी में 2 का मिलता है। तो आप ये मत सोचिए कि 20 क्वेश्चन है, ये जो है हमारा 20 जो है 30 या 40, 30 से 40 क्वेश्चन हो जाता है इनडायरेक्टली। तो इसका उत्तर जानिए गए, बी है इसका। टेम्परेचर जो है केल्विन जो है टेम्परेचर का जो है मात्रक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, यानी कि 1 नैनोमीटर तुल्य है। इधर क्वेश्चन बहुत बहुत आसान है। तो इधर जो है नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर तुल्य है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? तो 10 का घात -9। सी इज द राइट आंसर। 1 नैनोमीटर जो है 10 का घात -9 के बराबर है। सदिश राशि है, इनमें से जो है ऑप्शन में कौन सी सदिश राशि है? मतलब 3 अदिश हैं, 1 सदिश है। तो डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, मास। डिस्टेंस, स्पीड यानी कि वेग, चाल, सॉरी यहाँ वेग नहीं होगा, यहाँ दूरी होगा, गलत हो गया है। दूरी चाल, इसको नहीं है, दूरी, चाल, वेग, द्रव्यमान। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका दूरी, यानी कि सदिश राशि जो है दूरी का है। क्योंकि ये चाल, वेग, द्रव्यमान ये सब अदिश राशि हैं और जो सदिश राशि है वो है दूरी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। मतलब कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? यानी कि जो है इसमें 3 जो है ऊर्जा के मात्रक हैं, जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट आवर। इसमें से 3 जो है ऊर्जा का मात्रक है और 1 नहीं है। तो आप लोगों को बता दें, जूल तो आप लोग जानते ही होंगे, जूल तो है ही है, जूल तो ऊर्जा का मात्रक है ही है। किलोवाट जो है ऊर्जा का छोटे रूप में, मतलब एक स्मॉल रूप में मात्रक होता है ऊर्जा का। और जो बड़े पैमाने पर इसका जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो किलोवाट आवर होता है। तो ये तीनों हो ही गया। और जो न्यूटन मीटर होता है वो ऊर्जा का मात्रक नहीं है। इसका राइट आंसर बी होगा, क्योंकि इसमें पूछा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। बहुत लोग देखते हैं ऊर्जा का मात्रक है, नहीं कोई पढ़ता ही नहीं, बस बोलते हैं जूल, बस आके लगा के चले आते हैं। तो आप लोगों का गलत हो जाता है। तो इसलिए ऊर्जा का मात्रक नहीं है पूछा है, तो इसलिए आपका न्यूटन मीटर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होता है, पलायन वेग का जो मान होता है वो पृथ्वी पर कितना होता है? तो आपको बता दें, पलायन वेग का जो मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है पलायन वेग का मान होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड। गति के तीसरे नियम को कहते हैं, तीसरे नियम को कहते हैं। अब आपको बता दें, गति के 3 नियम है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो लॉ ऑफ मोशन के 3 नियम है। पहला जड़त्व का नियम, दूसरा त्वरण का नियम, तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीनों आपको लाइन से ही दिए गए हैं। जड़त्व का नियम ये पहले पे है, ये दूसरे पे है और तीसरे पे है। और इसका क्या पूछा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो है सी होगा। क्रिया प्रतिक्रिया में आप जानते हैं, आप किसी वस्तु को अगर मारेंगे तो जिस स्पीड से आप वस्तु को मारेंगे उतनी स्पीड से आपको भी चोट लगेगी। अगर आप दीवार पे अपने हाथ को मारते हैं तो दीवार को तो लगती है, आपको भी चोट लगती है। तो इसलिए आप देखिए, जिस क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसी को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। संवेग का मात्रक है, संवेग का मात्रक है न्यूटन मीटर, न्यूटन किलोग्राम प्रति मीटर, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको बता दें, संवेग का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यसाई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज। चुंबकीय क्षेत्र की यसाई इकाई है, चुंबकीय क्षेत्र की यसाई इकाई है। अब देखिए, इसमें आपको बता दें, अब कोई पूछे चुंबकीय क्षेत्र किसकी, मतलब कौन सी पद्धति में है, तो इसका जो मात्रक है वो कौन सी पद्धति में है? तो ये पहले कोई क्वेश्चन पूछेगा एसआई पद्धति में है। अब इस पर चुंबकीय क्षेत्र की यसाई इकाई है। अब इसमें इकाई पूछा है, यसाई इकाई। ये आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये 20 क्वेश्चन है। ओके, तो इसका जो इकाई होगा वो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई टेस्ला लोग आप लोगों ने सुना ही होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। और उनकी कंपनी का भी नाम है, अरे उनके नाम भूल गए, क्या नाम उनका। और एलॉन मस्क की कंपनी का भी नाम टेस्ला है, उन्होंने ही टेस्ला जो है उनकी कंपनी का नाम भी है। 2 जगह सुना होगा, फिजिक्स में भी जो है चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई टेस्ला है, और जो है एलॉन मस्क की कंपनी का नाम भी टेस्ला, आप लोग जानते ही होंगे। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है दोस्तों,
ये आपके 20 क्वेश्चन बताए गए हैं आपको। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था और इसमें जो है हम आपको 20 क्वेश्चन बताए, तो इसमें कई क्वेश्चन ऐसे मिले जिसमें हम आपको एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बताएं, तो इसमें आप ये मत समझिए कि 20 क्वेश्चन है। ये जो है आपका अगर देखा जाए इनडायरेक्टली तो 30 से 40 क्वेश्चन हो जाता है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि बीएससी नर्सिंग की अब आपसे रेगुलरली क्लास आप लोगों को बीएससी नर्सिंग की मिलती रहेगी। आपको परसों बायो पढ़ाया गया, कल केमिस्ट्री पढ़ाया गया, आज आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाया गया है और फिर आगे ही आपका फिर ऐसे ही रूटीन चलता ही रहेगा और आपको रेगुलरली वीडियो मिलती ही रहेंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।